हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम ऑनलाइन क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विज्ञान का पहला मॉडल पेपर। आपके ब्लूप्रिंट के हिसाब से पहला मॉडल पेपर होने जा रहा है कक्षा 10 विज्ञान का पहला मॉडल पेपर। समय आपका 3.25 घंटे का रहेगा, पूर्णांक 80 का रहेगा। तो देखते हैं खंड ए। ये इस प्रकार के 5 मॉडल पेपर रहेंगे जो उत्कर्ष प्रकाशन द्वारा जारी किए गए हैं। तो देखते हैं खंड अ, बहुविकल्पी प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अपने को ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय से नहीं निकलता है। निम्न में से कौन सा एंजाइम है जो अग्नाशय से नहीं निकलता है। तो हम जानते हैं कि रेनिन जो एंजाइम होता है वह अग्नाशय से नहीं निकलता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा स, रेनिन। अगला प्रश्न है दूसरा, किस हार्मोन के निर्माण हेतु आयोडीन आवश्यक है। किस हार्मोन के निर्माण हेतु आयोडीन आवश्यक है। तो अपने को यह बताना है कि आयोडीन किस हार्मोन के लिए आवश्यक होता है। किस हार्मोन को बनाने के लिए, इंसुलिन नहीं, टेस्टोस्टेरोन नहीं, थायरोक्सिन। हाँ, थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। तो हमारा अच्छा ऑप्शन सही हो जाएगा थायरोक्सिन हार्मोन। तीसरा प्रश्न है, तंत्रिका कोशिका से निकली छोटी छोटी धागे जैसी संरचनाओं या शाखाओं को क्या कहते हैं। तो आपको पता है जो तंत्रिका कोशिका होती है, जो न्यूरॉन होता है, तो उसके अंदर इस प्रकार से छोटी छोटी तंत्रिकाएं ऐसी इस प्रकार से निकली हुई रहती है। ये इस प्रकार से रहता है, ये इस प्रकार से रहता है। तो इस प्रकार से ये जो छोटी छोटी कोशिकाएं, ये कोशिका निकली हुई होती हैं, जो ये छोटी छोटी केशिकाएं हैं, ये इस प्रकार की, तो इन्हें क्या कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं। तो इन्हें हम द्रुमिका कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या कहते हैं, डेंड्राइट यानी दुर्मिका, दुर्मिका कहते हैं। तो हमारा पहला ए ऑप्शन सही हो जाएगा, डेंड्राइट या दुर्मिका। डेंड्राइट या दुर्मिका, ए ऑप्शन हो जाएगा डेंड्राइट या दुर्मिका। चौथा है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने युग्म विकल्पी लक्षणों का चयन किया। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए सात युग्म विकल्पी लक्षणों का चयन किया। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 7। पांचवा प्रश्न है, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। प्रकाश का वेग सर्वाधिक किसमें होता है। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है निर्वात में, क्योंकि निर्वात में कुछ होता नहीं है। पानी में थोड़े कण पास पास रहते, कांच में और अधिक, तारपीन के तेल में निर्वात से कम और कांच से कम और निर्वात से ज़्यादा रहते हैं पास पास। छठा प्रश्न है, स्वस्थ नेत्रों के लिए स्पष्ट दृष्टि का दूर बिंदु है। दूर बिंदु तो होगा अनंत, और अगर अपने को चाहिए निकटतम बिंदु। निकटतम बिंदु कौन सा चाहिए, निकटतम बिंदु। निकटतम बिंदु के लिए कौन सा हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। अपने को निकट चाहिए, निकट के लिए हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, न कि 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, 1 वोल्ट किसके बराबर होता है। 1 वोल्ट किसके बराबर होता है। 1 वोल्ट होता है 1 जूल प्रति 1 सेकेंड। नहीं, 1 जूल प्रति 1 कूलाम के बराबर होता है। 1 जूल प्रति 1 कूलाम। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम, यानी 1 जूल प्रति 1 कूलाम 1 वोल्ट के बराबर होता है। आठवां प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना हुआ होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। नवा प्रश्न है, तेलीय पदार्थ जैसे चिप्स, नमकीन आदि का कुछ दिनों बाद खराब हो जाना कहलाता है। जो तेलीय पदार्थ जैसे चिप्स, नमकीन, या हमारी रोटी को ही मान लेते हैं, अपने खाने को मान लेते हैं, जो कुछ दिनों बाद या कुछ देर बाद, दिनों बाद यानी कि कुछ 2 या 4 दिनों के बाद वह विकृत गंधित हो जाते हैं। विकृत गंधित या उपचयन हो जाते हैं, या अपचयन नहीं उपचयन, यानी ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सही, विकृत गंधिता।
अगला प्रश्न है एल्किन का सामान्य सूत्र। एल्किन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। ये होता है एल्केन का CnH2n+2, ये होता है एल्केन का, ये तो होता है एल्केन का, ये होता है एल्केन का सामान्य सूत्र। ये होता है, ये किसी का नहीं होता क्योंकि +4 है। अगर यहाँ पर -2 होता तो वो हो जाता एल्काइन का, और ये है अपना CnH2n एल्किन का सामान्य सूत्र। तो हमारा सही ऑप्शन सही हो जाएगा CnH2n। अगला प्रश्न है लोहे पर भाप की क्रिया से कौन सा ऑक्साइड बनता है। लोहे पर भाप की क्रिया से कौन सा ऑक्साइड बनता है। हम जानते हैं कि लोहा क्या होता है, लोहा होता है Fe। क्या होता है Fe की भाप बोले तो H2O से जब क्रिया करेगा, भाप होती है, वायु भी होती है और H2O भी होती है, तो ये फेरस ऑक्साइड बनाएगा, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और फेरस ऑक्साइड बनाएगा। तो फेरस ऑक्साइड कौन सी होती है, फेरस ऑक्साइड होती है Fe3O4 होती है। तो हमारा सही ऑप्शन सही हो जाएगा Fe3O4 हमारा सही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ओजोन परत में क्षय का मुख्य कारण है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ओजोन परत में क्षय का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो ओजोन परत में क्षय का मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है अम्लीय विलयन का pH मान होता है। अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है। अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है, यानी 7 pH <7 greater than 7 तो क्षारीय का होगा, बराबर 7 होगा आसुत जल यानी कि उदासीन परमाणु का। pH बराबर 14, जब pH 14 चली जाएगी तो वो क्षारीय होगा, और 14 pH होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड की, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH की। अगला प्रश्न है, तो हमारा ब ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा ब ऑप्शन सही हो जाएगा pH <7। अगला प्रश्न है अपना ब्रायोफिल्म के पौधों में कायिक जनन किसमें होता है। अ है पत्तिका मुकुल, ब है अपस्थानिक मुकुल, स है जड़, द है स्तंभ। तो हमें बताना है ब्रायोफिल्म के पौधों में कायिक जनन किसमें होता है। ब्रायोफिल्म के पौधों में कायिक जनन किसमें होता है। तो कायिक जनन किसमें होगा, पत्तिका मुकुल में होगा, पत्तिका मुकुल में। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा पत्तिका मुकुल। 15वां क्वेश्चन है भूसंपर्क तार पर चढ़े आवरण का रंग होता है। भूसंपर्क तार होता है, अपने घरों में देखते हैं, भूसंपर्क तार का रंग क्या होता है, हरा होता है। क्या होता है, हरा होता है। लाल तो जो धनात्मक तार होता है, जो पॉजिटिव तार होता है, फेस का तार होता है उसका होता है, और अर्थ का होता है काला। अगला प्रश्न है दूसरा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, पहला है नामक यंत्र से, रिक्त स्थान नामक यंत्र से रक्तदाब नापा जाता है। रक्तदाब हम बीपी, जो बीपी मापते हैं वो हम किससे मापते हैं, कौन से यंत्र से मापते हैं। तो हम बीपी मापते हैं रक्तचाप मापी या स्पिगोमेनोमीटर, या तो रक्तचाप मापी लिख सकते हो आप, या तो आप रक्तचाप मापी या लिख सकते हो स्पिगोमेनोमीटर। यहाँ पर लिख देता हूँ स्पिगोमेनोमीटर। स्पिगोमेनोमीटर या तो रक्तचाप मापी, ये सही हो जाएगा, रक्तचाप मापी हिंदी में सही है। नामक यंत्र से रक्तदाब मापा जाता है। अगला है खालिस्तान कार्बन का एक अपर रूप है एवं प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ है। प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ है। कार्बन का अपर रूप तो बहुत होते हैं, लेकिन प्रकृति में जो सबसे कठोर पदार्थ है वो है हीरा। कौन है, हीरा। हीरा है जो प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ है, प्रकृति में जो कार्बन का अपर रूप है, फिर भी वो चमकता भी है। कार्बन का अपर रूप है, यह भी अपवाद है कि कार्बन का अपर रूप जो चमकता है, जो हीरा है। अगला हो जाएगा, अगला प्रश्न है अपना यीस्ट एवं हाइड्रा में जनन की सामान्य विधि है। यीस्ट व हाइड्रा में जनन की सामान्य विधि क्या है।
तो यीस्ट व हाइड्रा में जनन की सामान्य विधि मुकुलन है। क्या है? मुकुलन। क्या है? मुकुलन। यीस्ट की सामान्य विधि, इनमें जनन की विधि होती है मुकुलन। कौन सी विधि होती है? मुकुलन विधि। अगला प्रश्न है जिप्सम का रासायनिक सूत्र। जिप्सम का इंपॉर्टेंट है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 CaSO4 डॉट 2H2O। इसके साथ बेकिंग सोडा का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इस प्रकार के आपको सूत्र याद करने जो आपके दूसरे पार्ट में हैं। अगला प्रश्न है उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है? तो धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अगला प्रश्न है एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6.25 गुणे 10⁻18 होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगला प्रश्न है पत्तियों में, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्रों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? रंध्रों द्वारा होता है। रंध्रों द्वारा होता है। अगला प्रश्न है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है। अब अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3 है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में लिखिए। प्रश्न है कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। हम किस यौगिक का उपयोग करते हैं? सोडियम कार्बोनेट का, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं, जिसे धोने का सोडा भी कहते हैं और .10H2O भी होता है। धोने का सोडा .10H2O। कठोर जल को मृदु करने के लिए धावन सोडा का उपयोग करते हैं। यह सोडियम यौगिक यही है, सोडियम कार्बोनेट कह सकते हैं या धावन सोडा कह सकते हैं। अगला प्रश्न है 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। कोई भी 2 बता सकते हैं आप, जैसे सोना हुई, प्लेटिनम हुआ। सोना, प्लेटिनम, सोना, प्लेटिनम। सोना और प्लेटिनम, ऐसे कुछ भी बता सकते हो आप। 2 धातुओं के नाम बताने, सिल्वर भी बता सकते हो। अगला प्रश्न है कार्बन के 2 गुणधर्म कौन कौन से? कार्बन के 2 गुणधर्म कौन कौन से? एक तो कार्बन का पहला गुण तो है श्रृंखलन। कौन सा है? एक तो है श्रृंखलन है। श्रृंखलन का गुण है, और एक है चतुसंयोजकता। ये कार्बन के 2 गुणधर्म होते हैं। अगला प्रश्न है एथीन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अभी इसका उत्तर बताऊंगा मैं, आगे लिख रखा है एथीन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यानी C2H4 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। 5वां है एक पादप हार्मोन का उदाहरण लिखिए जो कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। जो कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है वो होता है ऑक्सीन। कौन सा होता है? ऑक्सीन। जय श्री राम। तो ऑक्सीन एक पादप हार्मोन है जो कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। अगला प्रश्न है मुकुलन द्वारा जनन का एक उदाहरण है। मुकुलन द्वारा जनन का एक उदाहरण कौन सा है? मुकुलन द्वारा जनन का एक उदाहरण कौन सा देना है अपने को? अभी आपके खालिस्तान में भी आया था कि हाइड्रा और यीस्ट को कौन सी विधि द्वारा जनन करते हैं, तो वो था मुकुलन। और इसमें उल्टा पूछ लिया, ऐसे पेपर में भी क्वेश्चन का उत्तर आता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? हाइड्रा और यीस्ट। तो ये 2 बता सकते हैं, इसमें एक ही पूछा है। और अगला है दर्पण का सूत्र लिखना है अपने को।
दर्पण का सूत्र लिखना है। तो दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो ये सूत्र होता है। यदि अपने को लेंस का पूछे तो इस जगह पर माइनस लगा देना है, प्लस की जगह माइनस लगा देना है। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अपसारित या अभिसारित करने की क्षमता ही लेंस क्षमता कहलाती है। इनके उत्तर सभी के आगे लिख रखे हैं, अभी बताएंगे आपको। अगला प्रश्न है घरेलू विद्युत परिपथों में अतिभारण से बचाव के लिए कौन सी 2 सावधानियां बरतनी चाहिए? या तो देखो घरेलू विद्युत परिपथों में या तो आप विद्युत फ्यूज लगा सकते हैं या आपको भूसंपर्क तार का उपयोग करना चाहिए। CFC का विस्तृत रूप, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है CFC, उसका विस्तृत रूप बताना है। CFC का विस्तृत रूप अभी बताया मैंने, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ गया। इनका उत्तर आगे लिख रखा है, अभी बताऊंगा मैं आपको। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे आता है खंड ब। इसमें लघुत्तरात्मक प्रश्न रहेंगे। थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसके रासायनिक समीकरण में 2 उपयोग लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं? आगे देखते हैं विस्थापन व द्विविस्थापन अभिक्रिया में एक अंतर। इनके उत्तर अभी मैं बताऊंगा आपको। बेंजीन की संरचना व सूत्र लिखिए। CH3Cl में आबंध निर्माण का उपयोग कर सहसंयोजक आबंध की प्रकृति समझे। स्वपोषित तथा विषम पोषण में क्या अंतर है? मुकुलन किसे कहते हैं? हाइड्रा में मुकुलन को सचित्र समझाइए। ऋतुस्राव क्यों होता है? गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी को चित्र की सहायता से समझाइए। किसी लेंस की फोकस दूरी 0.5 मीटर है तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। एक ही सॉकेट में एक ही समय पर बहुत से विद्युत साधित्रों को संयोजित करने से क्या होता है? दक्षिणास्थ अंगुष्ठ नियम। उत्पादक व उपभोक्ता में क्या अंतर है? क्या होता है जब ये समीकरण है अथवा इसमें उपचयन अथवा एवं अपचयन में अंतर स्पष्ट करना है। निम्नलिखित को समझाइए। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के ताप का नियंत्रण करता है? अनैच्छिक क्रियाओं के 2 उदाहरण लिखिए। इनके उत्तर अभी आगे देखेंगे हम। मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए। यह अथवा में पादप हार्मोन में होने वाली घटनाओं, निम्नलिखित घटनाओं के लिए उत्तरदायी पादप हार्मोन का नाम लिखिए। सूर्यमुखी के पुष्प का प्रकाश की ओर मुड़ना, गन्ने के तने की लंबाई दुगनी हो जाना, नींबू की पत्तियों व कच्चे फलों को पेड़ से टूटकर गिरना। अगला है मेंडल के अपने प्रयोगों के लिए किस पादप का चयन किया और क्यों? अथवा प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षणों को समझाइए। प्रिज्म द्वारा सूर्य के प्रकाश वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य? आवश्यक चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। दृष्टि अथवा में दृष्टि के लिए हमारे 2 नेत्र है, केवल एक ही क्यों नहीं? स्पष्ट कीजिए। खंड द आएगा। इसमें एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। ताजे दूध के pH का मान 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है? इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? देखो, इसमें थोड़ा क्षारीय बना देता है क्योंकि वो जल्दी से खराब नहीं होगा और इसे दूध से दही बनने में भी इसलिए समय लगता है। अथवा में बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसके निर्माण की रासायनिक समीकरण। बेकिंग सोडा के 2 उपयोग भी लिखिए। क्रिस्टलन का जल। अगला है क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं? कोई 2 लवणों के उदाहरण तथा सूत्र बताइए जिनमें क्रिस्टलन का जल पाया जाता है। रंध्र किसे कहते हैं? इसका नामांकित चित्र है। 2 कार्य लिखिए। अथवा में रुधिर व लसिका में अंतर लिखिए। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं? हम 1 किलोवाट घंटा में जूल के मात्रकों की संख्या लिखिए। श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का परिपथ चित्र बताइए। इस संयोजन के सूत्र को व्युत्पन्न कीजिए। अथवा में एक अश्व शक्ति का मान समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों का परिपथ चित्र बनाइए। इस संयोजन के सूत्र को व्युत्पन्न कीजिए। अब देखते हैं इनके उत्तर। तो हमने देखा था पहले प्रथम क्वेश्चन में था, तो हमारा पहले क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसमें ये 15 क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये मैंने आपको बता दिए। इनको देख भी सकते हैं आप पॉज करके, और ये खाली स्थान भी बताए थे आपको। अगला प्रश्न है, तीसरा है, कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, जिसे
धोने का सोडा या सोडियम कार्बोनेट .10H2O कहते हैं। अगला अगला पूछा था कि जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है, जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है उनका नाम लिखना है। 2 धातुएं कोई भी लिख सकते हैं, सोना प्लेटिनम, आपके हिसाब से कोई भी लिख सकते हैं। और 2 कार्बन के गुणधर्म, कार्बन के गुणधर्म श्रृंखलन एवं कार्बन की चतु संयोजकता, कार्बन के श्रृंखलन का गुणधर्म और कार्बन की चतु संयोजकता। ये देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, C2H4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इस प्रकार से बना सकते हैं। ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये दोनों कार्बन है, इनके चार इनकी संयोजकता 4 होती है। तो 2 इधर और एक ये हाइड्रोजन से बंद बनाएंगे और यहाँ पर इस प्रकार बनाएंगे। इस प्रकार से आप गोले से आप अच्छी तरह से बना सकते हैं। ये हाइड्रोजन से दोनों, तो इस प्रकार से बनता है। और ये इस प्रकार का इसका सूत्र है C2H4। अगला है, इसके अंदर एक पादप हार्मोन का उदाहरण लिखिए जो कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। जो वृद्धि में सहायक होता है वो ऑक्सिन और मुकुलन द्वारा जनन की विधि हाइड्रा और यीस्ट में पाई जाती है। ये दर्पण सूत्र है, ये दर्पण सूत्र है 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। जहाँ F दर्पण की फोकस दूरी है, U वस्तु की दर्पण से दूरी और V प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, वस्तु की दर्पण से दूरी और प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। 8वां प्रश्न है, लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अपसारित या अभिसारित करने की क्षमता ही लेंस क्षमता कहलाती है। लेंस की क्षमता, लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अपसारित या अभिसारित करने की क्षमता लेंस क्षमता कहलाती है। अगला हमें पूछा था कि घरेलू विद्युत परिपथों में अतिभारण से बचाव के लिए कौन सी 2 सावधानियां बरतनी चाहिए। तो पहला है विद्युत फ्यूज या भू संपर्क तार का उपयोग, और CFC का पूरा नाम विस्तृत रूप बताना था क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। खंड ब में अब आ जाता है थर्मिट अभिक्रिया। थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं यह पूछा था, और इसकी रासायनिक समीकरण व 2 उपयोग भी लिखने थे। थर्मिट अभिक्रिया यह एक विस्थापन अभिक्रिया है, इसमें अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा बाहर निकलती है, इसलिए इसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। उदाहरण हो जाएगा आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम से क्रिया कराने पर एल्यूमिनियम अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण आयरन को विस्थापित कर देता है। रासायनिक समीकरण ये हो जाएगी, यह आयरन ऑक्साइड यानी फेरस ऑक्साइड है Fe2O3, ये 2Al है, Al2O3 2Fe, और ऊष्मा साथ में उत्सर्जित करता है, इसलिए ये ऊष्मा क्षेपी भी है। उपयोग हो जाएगा इसका रेल की पटरियों के मध्य दरारों को जोड़ने में, मशीनों के पुर्जों को जोड़ने में। अगला है विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्वेश्चन था विस्थापन व द्विविस्थापन अभिक्रिया में एक अंतर लिखना है अपने को। विस्थापन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणु का समूह दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अथवा में आप ये भी लिख सकते हैं अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। उदाहरण हो जाएगा, आपको इस प्रकार का उदाहरण याद नहीं हो तो आप इस प्रकार से बता सकते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया ए भी था, सी आ गया, इसकी ज़िंदगी में ए भी था, एक खुशी वाली ज़िंदगी थी, लेकिन सी आ गया तो बी को विस्थापित कर दिया और ए के साथ सी ने संबंध बना लिया। आप इस प्रकार याद कर सकते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण अभिकारकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। उदाहरण हो जाएगा, ये इस प्रकार के उदाहरण आप याद रख सकते हैं, ए बी था, सी डी था, ए डी और सी बी बन गया। या ऐसे उदाहरण याद हो आपको तो HCl, NaOH, NaCl और H2O बनाएगा। अगला है बेंजीन की संरचना सूत्र लिखिए। बेंजीन की संरचना व सूत्र लिखिए। बेंजीन होता है C6H6, ये इस प्रकार से होता है। बेंजीन की संरचना मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। C6H6 होता है। सबसे पहले कार्बन को एक षटभुज के रूप में अपने को बनाना है, षटभुज के रूप में अपने को बनाना है। फिर एक एक बॉन्ड लगा देना सभी में, सर्वप्रथम एक एक बॉन्ड लगा देना है। अब क्या करना है आपको, अब करना है आपको एक इसमें बॉन्ड लगा दिया, इसको छोड़ देना है और इसको इस पर बॉन्ड लगा देना है, इसको छोड़ देना है और इस पर बॉन्ड लगा देना, और अब सब पर एक एक हाइड्रोजन लगा देना है, सब पर एक एक हाइड्रोजन लगा देना है। एक एक हाइड्रोजन लगा देंगे तो ये हमारा बनकर तैयार हो गया बेंजीन की संरचना।
और संरचना सूत्र है ये इस प्रकार। यहाँ अथवा में इस बॉन्ड लगाने की जगह ये डबल बॉन्ड लगाने की जगह इस प्रकार से आप गोला भी बना सकते हैं, इस प्रकार गोला भी बना सकते हैं। और कार्बन और हाइड्रोजन दिखाने की जगह इस प्रकार ये बिंदी भी बता सकते हैं। अगला प्रश्न में पूछा था 7वां प्रश्न, CH3Cl में आबंध निर्माण का उपयोग कर सहसंयोजक आबंध की प्रकृति समझाइए। बहुत इजी क्वेश्चन है। CH3Cl में 3 एकल बंध कार्बन व हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच जुड़े होते हैं और एकल बंध कार्बन व क्लोरीन के बीच होता है। इस तरह कार्बन का अष्टक पूर्ण हो जाता है तथा प्रत्येक हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तथा क्लोरीन का भी अष्टक पूर्ण हो जाता है तथा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा सहसंयोजी आबंध बनता है। ये CH3Cl है। CH3Cl है, ये कार्बन है। ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ये और एक ये, यानी 4 कार्बन के इलेक्ट्रॉन हैं। अब हाइड्रोजन का ये एक है, ये हाइड्रोजन का एक है, ये हाइड्रोजन का एक है। इसमें क्लोरीन में क्या होता है 7 होते हैं, तो 2 तो ये जुड़े होते हैं, यानी 6 तो होते हैं, यानी 3 लोन पेयर होते हैं और एक होता है जो इससे क्रिया कर लेता है और ये भी इसका अष्टक पूर्ण कर लेता है। कार्बन भी अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है, हाइड्रोजन भी अपने वो कक्षक पूर्ण कर लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन 2 बंदी 2 उसके अस कक्षक के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार से इसका संरचना सूत्र भी बना सकते हैं। सहसंयोजी आबंध की प्रकृति, सहसंयोजी आबंध इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। सहसंयोजी आबंध को आणविक बंध भी कहते हैं। इनका क्वथनांक व गलनांक कम होता है। 8वां प्रश्न है, स्वपोषी तथा विषमपोषी पोषण में अंतर निम्नलिखित है। स्वपोषी और विषमपोषी पोषण में अंतर बताना था अपने को 8वें प्रश्न में। स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण, भोजन को सरल अकार्बनिक कच्चे माल जैसे जल और CO2 में संश्लेषित किया जाता है। भोजन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जाता है। भोजन को एंजाइम की मदद से तोड़ा जाता है। क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है स्वपोषी पोषण में। विषमपोषी पोषण में क्लोरोफिल की कोई आवश्यकता नहीं होती है। सभी हरे पौधों तथा कुछ जीवाणुओं में इस प्रकार का पोषण होता है। सभी जीवों तथा कवक में यह पोषण होता है। मुकुलन आता है अपना, 9वां है मुकुलन। 9वां अपने को प्रश्न पूछा था, मुकुलन किसे कहते हैं। हाइड्रा में मुकुलन को सचित्र समझाइए। मुकुलन है बडिंग, मुकुलन को कहते हैं बडिंग। हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं। हाइड्रा में कोशिका के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है। यह उभार मुकुल वृद्धि करता हुआ छोटे जीवों में बदल जाता है तथा पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है। जनन की यह प्रक्रिया मुकुलन कहलाती है। ये यीस्ट और हाइड्रा जैसे जीवों में जनन मुकुलन के द्वारा होता है। अपने को ये इस प्रकार से अपना है और इस प्रकार से यहाँ पर मुकुल होता है और यहाँ से हट जाएगा और इस प्रकार से यहाँ से हट जाएगा और एक अपने इसी प्रकार का ये स्पर्शक होता है और इसी प्रकार का जीव बना लेता है इस यहाँ से हटके। अगला प्रश्न है 10वां है निषेचन। ऋतुस्राव क्यों होता है। ऋतुस्राव जो स्त्रियों में पाया जाता है, स्त्रियों में होता है ऋतुस्राव। निषेचन नहीं होने की स्थिति में गर्भाशय की अंतःभित्ति की मांसल एवं स्पंजी परत जैसी संरचनाओं की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि यह अंड के निषेचन होने की अवस्था में उसके पोषण के लिए आवश्यक होता है। अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है। इस चक्र में लगभग 1 महीने का समय लगता है। इसे रजोद्रम या ऋतुस्राव कहते हैं। ऋतुस्राव या रजोद्रम कहते हैं। अगला प्रश्न है कार्तीय चिन्ह परिपाटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कार्तीय चिन्ह परिपाटी। ये होता है इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ये अक्ष होता है इसका मुख्य अक्ष, यहाँ पर ओ इसका ध्रुव होता है और इधर जो अक्ष की साइड आपने ग्राफ पढ़ा होगा, जो इस प्रकार से आप ग्राफ की तरह ही इसे मान सकते हैं, ग्राफ की तरह मान सकते हैं। इस प्रकार से ये है, तो
इधर तो होगा धनात्मक, इधर तो होगा धनात्मक एक्स होता है, तो यानी कि ये भी एक्स है, ये मुख्य एक्स है। और इधर होती है तो धनात्मक दूरियाँ, इधर क्या होगी धनात्मक दूरियाँ, इधर होगी ऋणात्मक दूरियाँ, इधर होगी ऋणात्मक दूरियाँ, और नीचे होगी ऋणात्मक। आप जानते हैं इधर भी होगी नेगेटिव, क्योंकि ये वाई एक्स है, ये पॉजिटिव वाई एक्स है, तो ये इधर ऊपर चली जाएगी तो ये धनात्मक हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको बनाना है, ये धनात्मक ऊंचाई है, ऋणात्मक ऊंचाई है, धनात्मक दूरियां और ऋणात्मक दूरियां। इजी है। आगे देखते हैं बिंब से आपतित किरणें। बिंब से आपतित किरणें इस प्रकार से आएगी और इस प्रकार से आगे चली जाएगी। अगला है बिंब दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, यानी इधर की साइड रखा जाता है, यानी कि इस साइड रखा जाता है बिंब। यानी कोई भी वस्तु रखेंगे तो इस प्रकार यहाँ पर रखेंगे। दूसरा है मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है या मापी जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर मूल बिंदु के दाईं ओर की दूरियां अक्ष के अनुदिश धनात्मक मापी जाती है तथा बाईं ओर की दूरियां माइनस अक्ष के अनुदिश ऋणात्मक मापी जाती है। मैंने आपको बताया इधर धनात्मक होती है, इधर ऋणात्मक होती है। मुख्य अक्ष के लंबवत यानी सीधी, जो सीधी होता है उसमें ऊपर तो धनात्मक होता है, नीचे ऋणात्मक होता है। जो मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर दूरियां प्लस वाई अक्ष के अनुदिश धनात्मक तथा मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर दूरियां वाई अक्ष के अनुदिश ऋणात्मक मापी जाती है। अपने को 12 क्वेश्चन पूछा था, किसी लेंस की फोकस दूरी 0.5 मीटर है तो लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है। तो लेंस की क्षमता 1/, फोकस दूरी क्या होता है 1/2 होता है, P बराबर होता है 1/2। तो अपने को 1/2 के अंदर इसमें मान रखना है, तो हमारा आ जाएगा 2। अच्छा, लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है डायोप्टर। 13वां प्रश्न है, एक ही सॉकेट में से एक ही समय पर बहुत से विद्युत संयंत्रों को संयोजित करने से क्या हो जाएगा। यदि इसमें से क्या होगा, यदि घरों में उच्च शक्ति वाले कई संयंत्रों को एक ही समय पर चला दिया जाए या ऐसे कई संयंत्रों को एक ही सॉकेट में लगा दिया जाए तो परिपथ में अतिभारण की स्थिति हो जाती है। ये संयंत्र परिपथ में काफ़ी अधिक मात्रा में धारा खींचते हैं और परिपथ में धारा का मान उच्च हो जाता है। अगला है चौथा है दक्षिणाहस्त अंगुष्ठ नियम। अपने को पूछा था, दक्षिणाहस्त इम्पोर्टेंट है। दक्षिणाहस्त अंगुष्ठ नियम, दक्षिणाहस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार अपने दाहिने हाथ, अपना जो दाहिना हाथ होता है विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका जो अंगूठा होता है विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है। जो आपका अंगूठा होता है वो तो होता है विद्युत धारा की दिशा। तो आपकी अंगुलियां होगी चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होगी। इस नियम को दक्षिणाहस्त अंगुष्ठ नियम कहते हैं। अगला प्रश्न अपने को पूछा था 15वां प्रश्न, उत्पादक व उपभोक्ता में क्या अंतर है। उत्पादक व उपभोक्ता में अंतर बताना है अपने को। तो उत्पादकों की श्रेणी में वनस्पतियों को रखा जाता है, इसके अंतर्गत उपभोक्ता के अंतर्गत उन जीवों को रखा जाता है जो भोजन के लिए उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। जो उपभोक्ता रहते हैं जो किसी भी वस्तु का भोग करते हैं, यानी कि जो खाने का ग्रहण करते हैं परंतु बनाते नहीं है। उत्पादक होते हैं जो ग्रहण तो करेंगे या नहीं करेंगे लेकिन वह उनका उत्पादन करते हैं। उत्पादक ये स्वपोषी होते हैं, ये खुद का पेट खुद भर लेते हैं, ये स्वपोषी होते हैं। ये विषमपोषी होते हैं। ये उपभोक्ता होते हैं जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। जो उत्पादक होते हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है अतः स्वयं भोजन का निर्माण नहीं कर पाते हैं। उत्पादक एक ही प्रकार के होते हैं, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक या उच्च श्रेणी के उपभोक्ता। अगला अपने को ये खंड से आ गया और 16वां क्वेश्चन अपने को पूछा था, CO2 और कॉपर सल्फेट और Fe जब बनता है, जब ये मिलते हैं तो ये एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया है जहाँ पर
Fe होता है जो कॉपर को विस्थापित कर देता है और FeSO4 बना देता है, प्लस में Cu बना देता है। अगला है जिंक प्लस H2SO4। जिंक होता है जो अधिक अभिक्रियाशील होता है और H2 होता है जो कम अभिक्रियाशील होता है। तो जिंक इसको विस्थापित कर देगा H2 को और जिंक सल्फेट बना लेगा और H2 गैस उत्सर्जित करेगा। या इस प्रकार से ये विस्थापन अभिक्रिया है। और ये इस प्रकार से है कि जब अम्ल है, H2SO4 क्या होता है, एक अम्ल होता है। H2SO4 है अम्ल। जिंक होगा, ये जिंक है अपने पास, जिंक है धातु। जब जिंक धातु के साथ, जैसे कि अम्ल धातु के साथ क्रिया करेगा तो लवण तो बन गया अपना जिंक SO4 यानी कि जिंक SO4 यानी कि जिंक सल्फेट बन गया और H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करेगा। अगला है 4Na प्लस O2 2Na2O यानी कि ये संयोजन अभिक्रिया है। तो ये इस प्रकार से आपको संतुलित भी करनी है, ये इस प्रकार से संतुलित भी आपको ही करनी है। अथवा में प्रश्न था उपचयन अर्थात ऑक्सीकरण या अपचयन में अंतर बताना है। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो वह उपचयन होता है उसका। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है यानी ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसका अपचयन होता है। जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। उल्टा है। उपचयन का याद कर लो, अपचयन का अपने आप ही याद हो जाएगा। इसमें जिसमें परमाणु आयन या अणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। विद्युत ऋणी तत्वों का संयोग, विद्युत धनी तत्वों का निष्कासन, विद्युत धनी तत्वों का संयोग। 17वां प्रश्न था निम्नलिखित को समझाइए। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के ताप का नियंत्रण करता है? वो करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस होता है जो मस्तिष्क का भाग होता है जो शरीर के ताप को नियंत्रण करता है। हाइपोथैलेमस इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला था अनैच्छिक क्रियाओं के 2 उदाहरण। अनैच्छिक क्रिया जो हृदय का धड़कना, सांस का लेना, भोजन का पाचन आदि। अगला है ये मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र। तो इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है। ऊपर रहेगा प्रमस्तिष्क, ये ऊपर की साइड जो लेयर बनी होती है इसे कपाल खोपड़ी बोलते हैं। जो बीच में होता है इसे मध्य मस्तिष्क बोलते हैं। ये अग्र मस्तिष्क के भाग होते हैं। एक तो हाइपोथैलेमस होता है और ये पीयूष ग्रंथि होती है और ये पोन्स मेडुला होते हैं। ये पश्चिम मस्तिष्क, पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क ये पश्चिम मस्तिष्क के भाग होते हैं। मेडुला ये होता है, अनुमस्तिष्क ये होता है और ये होता है मेरु रज्जु जो आपको संकेत अपने मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। यह मानव मस्तिष्क का चित्र है। इसके अथवा में क्वेश्चन आया था कि पादपों में होने वाली घटनाओं के लिए उत्तरदायी पादप हार्मोन का नाम लिखना है। तो वो ऑक्सिन, सूर्यमुखी के पुष्प का प्रकाश की ओर मुड़ना, ये किस प्रकार के उसमें वृद्धि हो रही है ना, इसलिए ये ऑक्सिन है। क्या है? ऑक्सिन है। वह वाला है गन्ने की तन्ने की लंबाई की दुगुनी हो जाना, तो वो जिब्रेलिन का काम है। किसका काम है? जिब्रेलिन का काम है। नींबू की पत्तियों व कच्चे फलों का पेड़ से टूटकर गिर जाना, एब्सिसिक अम्ल जो मंथन का काम करता है। 18वां मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए उद्यान मटर पाइसम सेटाइवम, उद्यान मटर का ये क्या नाम है? वैज्ञानिक नाम है पाइसम सेटाइवम, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो पादप का चयन किया। मटर के पौधों का चुनाव इसने क्यों किया था? निम्न कारण थे। ये 1 वर्षीय पादप है, इसका पादप का आकार छोटा है, इस पौधे का आकार छोटा होता है। मटर में बीजों की संख्या अधिक होती है। द्विलिंगी पादप है, स्वपरागण पाया जाता है। मटर के पुष्पों में परागण आसानी से हो जाता है। अथवा में क्वेश्चन है प्रभावी व अप्रभावी लक्षणों में अंतर बताना था। प्रभावी लक्षण वह लक्षण जो अपवन पीढ़ी में स्वयं को अभिव्यक्त कर पाता है, प्रभावी लक्षण कहलाता है। अप्रभावी लक्षण वह जो अपवन पीढ़ी में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, अप्रभावी लक्षण कहलाता है। 19वां प्रश्न है वर्ण विक्षेपण, जो हमें पूछा था। वर्ण विक्षेपण प्रिज्म द्वारा प्रकाश, सूर्य के प्रकाश के वर्ण
विक्षेपण से क्या तात्पर्य है, आवश्यक चित्र द्वारा प्रदर्शित करना है। तो वर्ण विक्षेपण हो जाएगा, श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म के अपवर्तक फलक पर आपतित होती है तब प्रिज्म द्वारा वह अपने अवयवी रंग से में विभाजित हो जाती है, यह घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जब प्रिज्म में से कोई श्वेत प्रकाश की किरण गुजरती है तब वह अपने मार्ग से विचलित होकर प्रिज्म के आधार की ओर झुककर विभिन्न रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसका एक सिरा लाल तथा दूसरा सिरा बैंगनी होता है। सामान्य हमारी आँख को 7 रंग समूहों के रूप में दिखाई पड़ते हैं। प्रिज्म के आधार की ओर से ये रंग बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इस क्रम में लाल रंग सबसे कम तथा बैंगनी रंग की प्रकाश की किरण में विचलन सबसे अधिक होता है तथा अन्य रंगों की किरणों में विचलन लाल व बैंगनी किरणों के बीच होता है। ये इस प्रकार से आप प्रिज्म बना सकते हैं। एक प्रकार का त्रिभुज बनाना है आपको क्या बनाना है, ग्लास प्रिज्म। यहाँ से व्हाइट लाइट जाएगी और यानी सफ़ेद किरण जाएगी और 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी। इसमें आता है रेड यानी लाल, ऑरेंज यानी पीला, ऑरेंज यानी पीला नहीं होता है, नारंगी होता है। येलो यानी पीला, ग्रीन यानी हरा, ब्लू यानी नीला, इंडिगो यानी क्या होता है, आसमानी, और वॉयलेट यानी अपना बैंगनी। अथवा में अपने को था क्वेश्चन था दृष्टि के लिए हमारे 2 नेत्र क्यों हैं, केवल एक क्यों नहीं, स्पष्ट कीजिए। मनुष्य के नेत्र, एक नेत्र का क्षैतिज क्षेत्र लगभग 150 डिग्री होता है, जबकि जो मनुष्य होता है अगर वो एक आंख से देखेगा तो उसको 150 डिग्री यानी 150 डिग्री ही दिखेगा, जबकि दो नेत्रों द्वारा लगभग ये 180 डिग्री हो जाता है, जिससे अपने को 2D, ये तो 3D तो दिखाई देता है, लेकिन ये 180 डिग्री हो जाता है। मंद प्रकाशित वस्तु के सुसंचन का सामर्थ्य एक के बजाय 2 संसूचकों से बढ़ जाता है। 2 नेत्र होने के कारण हमें संसार की गहराई तीसरी विमा एक आँख से देखने पर हमें संसार चपटा वह केवल द्विविमीय दिखाई देगा, इसलिए हमारे पास देखने के लिए 2 नेत्र होते हैं। इसका सीधा मतलब बताऊं आपको तो 150 डिग्री होगा तो आप पढ़ते हैं XY तल होता है, यानी कि वो ऊंचाई और लंबाई। और अगर आपने देखा होगा अपना 3D होता है, 3D एनिमेशन होता है, उसमें 3 रहते हैं। आखिरकार ये बनता तो ऐसा है, इस प्रकार से बनता है। ये 3D होता है जो इस प्रकार बनता है, ये इस प्रकार से। ये 3D यानी कि इसकी ऊंचाई भी है, ऊंचाई है, लंबाई है, चौड़ाई है, यानी कि इसकी 3 विमा होती हैं, इसलिए इसे 3D बोलते हैं। इसकी ऊंचाई और लंबाई होती है, उसे 2D कहते हैं। अगला है खंड 10। 20वां प्रश्न है ताज़ा दूध। 20वां प्रश्न था, एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है, ताज़ा दूध के pH का मान बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है। बी है, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। तो अब अपना प्रश्न है ए, ताज़ा दूध के pH का मान 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय इसलिए बना देता है क्योंकि दूध में उपस्थित लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को अम्लीय बना देता है। दूध में इसलिए बेकिंग सोडा मिलाया जाता है क्योंकि बेकिंग सोडा क्षारीय है, जिससे दूध लंबे समय तक क्षारीय बना रहे और वह खराब न हो। बी है, इस दूध को दही बनने में अधिक समय लगता है, इसलिए लगता है क्योंकि इस प्रक्रिया में बना लैक्टिक अम्ल ताजे दूध में मिला क्षारक बेकिंग सोडा, जो बेकिंग सोडा होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, को पहले उदासीन करता है, फिर इसे अम्ल में बदल देता है, जिसके कारण दही बनता है। इस प्रक्रिया में समय अधिक लगता है। अथवा हो जाएगा, अथवा में था आपने बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, इसके निर्माण की रासायनिक समीकरण, बेकिंग सोडा के कोई 2 उपयोग लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 है। इसके निर्माण की प्रक्रिया NaCl यानी अपना नमक होता है, सोडियम क्लोराइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, NH3 अमोनिया, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बनाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के 2 उपयोग निम्नलिखित हैं। बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग होता है, जो इम्पोर्टेंट है, ये
बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बेकिंग सोडा तथा टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है, जो बेकिंग पाउडर होता है वो बेकिंग सोडा तथा टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। दूसरा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, भी एक एंटीसिडिक का एक संगठन है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। बी वाला है किसी लवण के एक सूत्र इकाई जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं? उदाहरण के लिए सल्फेट के एक सूत्र इकाई जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं। जलीय कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र CuSO4.5H2 है, नीला तथा। जिप्सम में क्रिस्टलन के जल के 2 अणु होते हैं तथा इसका सूत्र CaSO4.2H2 होता है। ये इंपॉर्टेंट CuSO4.5H2 होता है, यह होता है नीला थोथा। क्या होता है? नीला थोथा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न था रंध्र किसे कहते हैं? इसका नामांकित चित्र बनाए व 2 कार्य लिखिए। तो रंध्र पेड़ पौधों में पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे रंध्र कहा जाता है। इस प्रकार से इसका चित्र है, ये द्वार कोशिकाएं रंध्र छिद्र है, ये हरित लवक है, ये खुला रंध्र, ये बंद रंध्र है। ये कार्य प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान इन छोटे छोटे छिद्रों से गैसों का आदान प्रदान होता है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के दौरान जल का बूंदों के रूप में अवशोषित करना या अथवा रुधिर व लसिका में अंतर। रुधिर ब्लड यानी लसिका होती है लिम्फ, रुधिर होता है अपना लाल होता है, ये लसिका रंगहीन होती है, इसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बिंबाणु पाए जाते हैं। प्लेटलेट्स को बोलते हैं बिंबाणु, इनमें लाल रक्त कणिकाएं व प्लेटलेट्स अनुपस्थित होती हैं। इसमें डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। इसमें श्वेत रक्त कणिकाएं अपेक्षाकृत कम होती है, इसमें अधिक होती है डब्ल्यूबीसी। इसमें ऑक्सीजन O2 अधिक, कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, इसमें O2 कम व कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में होती है। इसका प्रभाव हृदय से अंगों से पुनः हृदय की ओर होता है, यह केवल अंगों से हृदय की ओर जाता है। पोषक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, पोषक पदार्थों की मात्रा कम होती है। उपापचयी उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा कम होती है, उपापचयी उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। यह रक्त वाहिनियों में बहता है, लसिका वाहिनियों में बहता है। बी वाला था हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन का वहन करता है। लाल रक्त कणिकाओं में यदि इनकी मात्रा कम हो जाती है तो शरीर के अंगों को सुचारू रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिससे भोजन का ऑक्सीकरण पूर्णतः नहीं हो पाता है, जिससे ऊर्जा में कमी भी आ जाती है और थकावट उत्पन्न होती है। इसकी कमी से व्यक्ति एनीमिया यानी रक्त अल्पता से पीड़ित होता है। ये हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि रक्त अल्पता या हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा होता है रोग? एनीमिया रोग होता है या रक्त अल्पता रोग होता है। 22वां लास्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होते हैं। 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होते हैं। वह श्रेणी क्रम संयोजन व इस संयोजन में एक तार दूसरे तार से वह दूसरा तार तीसरे तार से जोड़ने पर जो संयोजन प्राप्त होता है उसे श्रेणी क्रम संयोजन। इस संयोजन में प्रतिरोध R1, R2 व R3 होते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में सभी चालक तारों में धारा I समान रूप से चालक तारों के सिरों के मध्य विभवांतर अलग होता है। विभवांतर अलग होता है। ये देखिए इस प्रकार से ये समांतर यानी ये इस प्रकार से एक श्रेणी क्रम में लगा हुआ, और ये होता है ये इनका ये अलग अलग होता है। सभी के लिए वोल्ट मीटर अलग अलग लगाता है। ये आई धारा प्रवाहित होती है। इस प्रकार से ये बैटरी लगा सकते हैं। ये एम्पियर एमीटर है। माना कि R1, R2 व R3 में प्रवाहित धारा आई है तथा इनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्रम से V1, V2 व V3 है। तो ये V बराबर V1, V2, V3 जोड़ इनका योग हो जाएगा। ओम का नियम सभी जानते हैं। V बराबर IR, V समानुपाती होता है I। V बराबर IR, V बराबर IR1 प्लस इस प्रकार से V2 IR2 या IR3 ये समीकरण दे देते 2, 3, 4, 5। समीकरण 2, 3, 4 व 5 मान समीकरण 1 में रखने पर
ये समीकरण 1 है, तो इसमें आई वी की जगह पर हो गया आई आर, और आई V1 की जगह पर हो गया IR1। तो इसी प्रकार IR2 IR3, तो IR बराबर यहाँ से आई कॉमन लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। R तुल्य ये हो जाएगा, R अंत तक हो जाएगा। इम्पोर्टेंट था, अथवा में पूछा था कि एक अश्व शक्ति का मान 746 वोट होता है। एक अश्व शक्ति का मान क्या होता है, तो 746 वोट होता है। ब वाला पूछा था अपने को, समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों का परिपथ चित्र बनाइए, इस संयोजन के सूत्र को व्युत्पन्न करना है। समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन बोलते हैं इसको। इस संयोजन में प्रतिरोध परस्पर समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, उसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। 3 प्रतिरोधों R1 R2 R3 प्रतिरोधों समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तथा प्रतिरोधों के सिरों के मध्य विभवांतर V समान होता है, परंतु धारा का मान अलग अलग होता है। माना कि R1 R2 व R3 में प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 I2 व I3 हैं। जो देखिए पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में होगी, जो समांतर आपने समांतर रेखाएं पढ़ी होगी तो वो समांतर होती है और श्रेणी तो एक लाइन में। और यहाँ पर बैटरी लग गई, यहाँ पर बटन है, ये ए मीटर है, ये यहाँ पर धारा प्रवाहित हो रही है, ये वोल्ट मीटर है। तो इस प्रकार से आप चित्र बना सकते हैं ओम के नियम से। R1 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I1 बराबर क्या हो जाएगा, I1 बराबर V/R1। R2 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I2 बराबर V/R2। R3 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I3 बराबर V/R3। ये इस प्रकार से I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, तो इस प्रकार से V/R, ये इस प्रकार से V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। तो V कॉमन आएगा, V कॉमन आकर इससे भी कॉमन आ जाएगा और कट जाएगा, तो IR 1/R बराबर 1/R प्लस R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। तो दोस्तों ये था उत्कर्ष का प्रथम मॉडल पेपर, इस प्रकार से मैं 5 मॉडल पेपर लेकर आऊँगा, इनके हल भी लाऊंगा। इनका अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इनकी सभी की PDF पाँचों मैथ का भी होगा इसमें। ये पाँच मॉडल पेपर होंगे इनके, 5 मॉडल पेपर होंगे इनके, पाँच मॉडल पेपर होंगे, मैथ का भी होगा और विज्ञान का भी होगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।